A very good morning to all of you. Welcome back to this session. Now, today I am going to discuss a new prose piece named India Through a Traveler's Eyes. गाइस, जैसा कि पिछले कई दिनों से आपको डिफरेंट प्रोज पीस से भी आपको 100 मार्क्स का हमने प्रोज सेक्शन का कई चैप्टर्स यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं समझता हूं कि अगर आप उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। आज इसी कड़ी में एक नए टॉपिक जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज़, जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, आज उस पर हम एक डिस्क्रिप्शन, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेने जा रहे हैं। आप लोग इसको समझेंगे और समझ के स्टोरी को माइंड में याद रखेंगे और वहाँ जाकर के आप ट्रांसलेट करेंगे। खास करके पहले भी मैंने बताया था कि प्रोज सेक्शन को कैसे लिखना चाहिए। तो किसी भी प्रोज सेक्शन को आप कहा गया है ना कि इन सिंपल सेंटेंसेस, और उसमें एक प्रकार से वर्ड्स जहाँ तक यूज करें वो एरर्स वाला नहीं हो, और ख़ास करके ऐसा आपको गाइडलाइन भी दिया जाता है कि आप अपने शब्दों में लिखें, यानी कि राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर? इससे आपको मार्क्स भी आता है और आप आसानी से बिना रटे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। क्लियर? इस टॉपिक के माध्यम से ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो बाय पर्ल एस बक। ये अब कोई भी जब राइटर का हम नाम लिखते हैं तो आपको उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उनके बारे में आप 2-4 लाइन ज़रूर बोलें। तो हम इसको इंग्लिश में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होगा उसको हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। क्लियर? शी won the Nobel Prize for Literature in 1938. It is an extract from her chief works by several words. Clear? Which is a personal record of her life. It shows her love for the poorest people living in Indian villages. Clear? India through a traveler's eyes is extracted from several words. Either is several words, my several words एक वर्क्स है, उसकी रचनाएं हैं, है ना? क्लियर? जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। सी हर्ड द स्टोरीज ऑफ, या सी हर्ड द स्टोरीज अबाउट इंडिया एंड इंडियन पीपल फ्रॉम हिज फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ. She was very eager to see India. She had seen many countries in the world, but according to the writer, India is different country from all over the world. Clear? Pearl S. Buck was an American writer by birth, but educated in China. Clear? ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? नाउ इन दिस ऐसे सी प्राइज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ फॉर देयर वैरायटी, यूनिटी, हॉस्पिटलिटी, प्योरिटी एंड आइडियलिज्म. क्लियर? Indian people shows remarkable unity amidst diversities of caste, creed, religion, language and culture. Clear? They are religious and passionate by nature. They live
in joint families where the elders are respected and even differently abled are well looked after. यानी कि जो फिजिकली सक्षम नहीं हैं उनकी भी देखभाल की जाती है और जो बड़े हैं उनकी भी। इस तरह से दे आर पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज सेल्फलेस, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? नाउ some other points that are said by Perles Buck. Perles Buck was an American by birth but was educated in China. The main important point that will be asked in your examination as a objective based question. So you must remember India was part of the background of Perles Buck's life. She had deep desire to know India and Indian people, so he came to India. Clear? Now, she visited many tourist places in India. She saw the Taj Mahal of Agra in the moonlight night and other places. But she couldn't understand India, so he decided to meet farmers and some youngsters, some youth. Clear? Then he felt that India can't be understood by looking its monuments. Next, Perles Buck came to India and he felt that particularly Perles Buck came to India at that time where Indians are fighting, as far as Indians are struggling for freedom against Britishers. But people were struggling with poverty, disease, and malnutrition. The average age of people was only 27 years at that time. Perles Buck also criticized British rule for this pathetic condition. She also said that Indian people are very energetic, very dedicated towards their work, and their patriotism regarding country. Next, further, Perles Buck explained in other ways also, and she said that, however, Indian peasants are poorer than their Chinese counterparts. Their life is miserable. Their children are malnourished, that I already said here. Industrial development is not sufficient and unemployment is the main problem in India. जिस वक्त वो भारत आए उस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि बेरोजगारी की, बच्चों में कुपोषण की समस्या, और ख़ास करके जो किसान थे यहाँ के वो चाइनीज किसान के बनस्पत ज़्यादा गरीब थे। कहने का मतलब यहाँ पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास उतना नहीं था जितना इसको होना चाहिए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही था। खास करके इस तरह से उन्होंने अंत में
इस प्रकार से कहा है, सी एक्सोर्ट्स, उन्होंने ये कहा है, द इंडियंस टू एक्सोर्ट्स द इंडियंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, यानी जितने भी समस्याएं उनका आप निराकरण करें। एंड इन दिस कनेक्शन नोट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, कहने का मतलब हर चीज के लिए आप ब्रिटिशर्स को दोष ना दें। क्लियर? सी सेड दैट व्हेन द हार्ट इज गॉन द स्पिरिट डाइज विथ इट। अब इस सिलसिले में आपको इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए, तो कब मिला? तो 1938। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। खास करके इनके बारे में जो डिफरेंट एरियाज, खास करके ये डिफरेंट कंट्रीज में विजिट किए, तो इन्होंने क्या जिक्र क्या पाया, तो जो इंडिया में इन्होंने देखा, और इंडियन के खास करके ही स्टेड है ना इन अ विलेज है ना एट दैट टाइम एंड फेल्ट क्लोजली है ना कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंडीशन वाज देयर एंड इन व्हाट वेज द पीपल ऑफ इंडिया वेर रेसाइडिंग। क्लियर? तो कहने का मतलब कि वो जब नज़दीक से वहाँ पर रह करके देखे तो उन्हें समझ में आया कि भारतीय लोग किस प्रकार गरीबी के साथ, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनका जीवन जो है वो मिजरेबल है। मिजरेबल का मतलब होता है काफ़ी दयनीय स्थिति में, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार बताया। लेकिन बाद में उन्होंने इंडियंस को इस प्रकार से भी आगाह किया है कि आप हर चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स को दोष ना दें, और जो कुछ भी समस्या है उसको आप खुद एकजुट होके, कहने का मतलब एक प्रकार से जो भी समस्या है उसका निराकरण आप खुद करें, और इसके लिए आप आगे आएँ, कहने का मतलब इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ इस प्रोज पीस के माध्यम से जो पर्लेस बक यानी जो राइटर हैं, वो इंडिया और इंडिया के लोग, यानी इंडियन और इंडिया दोनों के बारे में उन्होंने कहा है। और ख़ास करके उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत सारे पहले जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ भी वो गए, लेकिन उन्हें ये पता चला कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने से हम भारतीयों के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसके लिए हमको ग्रामीण स्तर पर जो फार्मर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत करनी होगी। उनके जीवन के बारे में जानने के लिए उनके पास जाकर के पहले देखना होगा, उसके बाद ही हम इंडिया के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इन सभी बातों का जो जिक्र किया है कि यूनिटी, खास करके जो कल्चर है हमारा, जो आइडियलिज्म है, जो एक प्रकार से प्योरिटी, यूनिटी, वैरायटी का मीनिंग है कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिलीजन है, कास्ट, क्रीड है, कई प्रकार के धर्मावलंबियों हैं, कई प्रकार के मत संप्रदाय वाले लोग हैं, सारे यहाँ पर रहते हैं। तो ये हमारी विशेषता है जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, अनेकता में एकता, और ये भारत की एक पहचान है। और ख़ास करके उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज भी हैं, और वहाँ के लोग किस प्रकार से कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप मेन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और उसको लाइन बाय लाइन जो है लिखने का कार्य करेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप इसको बिना रटे, सिर्फ इसके हिंदी मीनिंग को जान के और उसको सिंपल लैंग्वेज में आप वहाँ कन्वर्ट कर देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि वर्ड में आप गलतियाँ ना करें और शॉर्ट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।